नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसानों के नाम पर आज दिन भर कैसे सियासत हुई। कल किसान संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। आज सारी विरोधी पार्टियां, सारे के सारे नेता इसमें कूद पड़े। सबको लगता है किसानों के इस आंदोलन का जितना फायदा उठाया जा सकता है उठाया जाए। राहुल गांधी ने हमेशा की तरह अंबानी अडानी का नाम लेकर ट्वीट किया। ममता बनर्जी ने कड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से डेरेक ओब्रायन किसानों के धरने पर जा चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने गए सेवादार बनकर। कहा मैं तो इंतजाम देखने आया हूं। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर लखनऊ में धरने पर बैठ गए। वो किसानों की सभाएं करना चाहते थे। कुल मिलाकर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केसीआर सब के सब मैदान में आ गए। अब किसानों के नेता परेशान हैं। उन्होंने तो आज तक किसी पार्टी के नेता को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया, किसी को इनवाइट नहीं किया। किसान संगठनों के नेता आज कह रहे थे कि जब ये सारे लीडर पावर में होते हैं तो वही काम करने की कोशिश करते हैं जो मोदी सरकार के कानून ने लिखी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो नेता, जो पार्टियां आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, वो मंडियों के बारे में, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक लिमिट के बारे में पहले क्या क्या कहते थे। और आप भी जब इन तथ्यों को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आप भी कहेंगे सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर में किसानों को भड़काया जा रहा है। किसी तरह नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसानों के आंदोलन को उकसाया जा रहा है। पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर लिखा, देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अडानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। कुछ भी हो, राहुल गांधी अडानी अंबानी को नहीं भूलते। लेकिन अगर वो ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है तो मैंने याद दिला देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके 11वें पॉइंट में साफ साफ लिखा, कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को खत्म करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 12वें पॉइंट में कहा गया, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी पाबंदी के अपनी उपज बेच सके। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का 21वां पॉइंट सुन लीजिए। असेंशियल गुड्स एक्ट को भी बदला जाएगा, इसकी जगह नया कानून लाएंगे। अब अगर यही काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया तो कांग्रेस इसे किसान विरोधी बता रही है। राहुल गांधी से अडानी अंबानी कृषि कानून बता रहे हैं। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से इस बारे में सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव से पहले जो वादे कांग्रेस ने किए, अब वही वादे मोदी सरकार ने पूरे कर दिए, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11। क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restriction. कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। रविशंकर प्रसाद ने 2013 के
कांग्रेस के जिस फैसले का जिक्र किया, मैंने उसकी तहकीकात की, आर्काइव्स में ढूंढा, बात सही निकली। 6 साल पहले 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी पार्टी के कई बड़े नेताओं और कई राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने पार्टी के फैसलों के बारे में बताया था। कहा गया था, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में किसान अपनी फसल एपीएमसी मार्केट के बाहर बेच सकेंगे। सबूत मेरे पास में है, आप ही देखिए। अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। तो क्या उस समय अंबानी अडानी की सरकार थी? रविशंकर प्रसाद की यह बात भी सही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसी तरह का कानून बनाने की वकालत की गई थी। इसकी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई हैं। मुझे याद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी तरह के सुधार लाना चाहते थे, कृषि रिफॉर्म्स, लेकिन उनकी सरकार लेफ्ट पार्टीज पर निर्भर थी। वामपंथियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स का आइडिया ड्रॉप कर दिया। पार्लियामेंट में कपिल सिब्बल का भाषण हमें याद है। उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा था कि बिचौलिए मंडी में किसानों को लूटते हैं, इसलिए किसानों को अपनी फसल मंडी के बाहर बेचने का, बड़ी कंपनियों को बेचने का अधिकार होना चाहिए। यही हाल शरद पवार का है। अब शरद पवार ने किसानों के बंद को पूरी तरह सपोर्ट करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 3 महीने पहले जब इन कृषि सुधारों में, इन कृषि कानूनों में सुधार पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तब एनसीपी ने इसका विरोध नहीं किया था। मुझे याद है लोकसभा में एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे बोले थे और राज्यसभा में प्रफुल्ल पटेल। मैंने दोनों नेताओं के सदन में भाषण सुने थे। दोनों ने इन कानूनों का सीधा सीधा विरोध नहीं किया था। शरद पवार जब खुद पावर में थे, जब वो कृषि मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, तब वो एपीएमसी एक्ट में सुधार के बड़े हिमायती थे। 2010 में शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में शरद पवार ने एपीएमसी में सुधार करने की बात कही थी। मेरे पास शरद पवार की तब की चिट्ठियां हैं। पवार ने 11 अगस्त 2010 को दिल्ली की उस समय के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चिट्ठी लिखी थी और दूसरी चिट्ठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी गई थी। पवार ने लिखा था, ग्रामीण इलाके में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से संचालित बाजार की जरूरत होगी। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग ढांचे में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को अहम रोल निभाने की जरूरत है। इसके लिए एक रेगुलेटर और नीतिगत माहौल होना चाहिए। इस दिशा में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है ताकि किसानों के पास निजी क्षेत्र में मार्केटिंग चैनल का ऑप्शन हो। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए कानूनों में यही काम किया तो शरद पवार विरोध कर रहे हैं। शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों को सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखी थी, उन्होंने 2005 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, अगर एपीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए राज्य सरकारों ने सहमति नहीं दी तो केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देना बंद कर देगी। यानी वो तो एक कदम आगे बढ़ गए थे। When do you see the APMC Act being abolished? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा? माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा कि अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में।
रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए हैं। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? इसमें कोई शक नहीं, शरद पवार कृषि के क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं और वो कृषि में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने तो अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि किसानों को मंडियों से आजादी मिलनी चाहिए, किसानों को यह हक होना चाहिए कि वो अपना माल बिना किसी रोक टोक के जहां चाहें वहां बेच सकें। पवार साहब का एक आत्मचरित्र जो मराठी में है, इसमें वो कहते हैं कि किसानों के ऊपर मंडी में ही उपज बेची जाए, इस प्रकार का आग्रह क्यों है, इस प्रकार का कानून क्यों है? मेरे बारामती से मैं जब कृषि माल मुंबई की या पुणे की मंडी में बेचने के लिए जाता हूं तो मेरे ऊपर 17% अतिरिक्त बोझा पड़ता है। 17% मुझे अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है जो मेरे मुनाफे में से जाता है। इसलिए ये जो कृषि मंडियों की व्यवस्था तैयार की गई थी स्वतंत्रता के बाद, ये उस समय किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन आज उस व्यवस्था से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं और इसलिए किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज को बेचने की अनुमति होनी चाहिए। शरद पवार तो आज कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन हमने शरद पवार के करीबी, उनके सहयोगी एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल से सवाल पूछे। प्रफुल्ल भी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आज प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह बात सही है कि शरद पवार ने 2010 में चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी। यह बात भी सही है कि शरद पवार कृषि सुधारों के पक्षधर हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा उनकी पार्टी कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रही, उनकी शिकायत तो सिर्फ इतनी है कि इन कानूनों को लाने से पहले सरकार ने व्यापक विचार विमर्श क्यों नहीं किया। अगर सरकार शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, देवेगौड़ा जैसे नेताओं से राय मशवरा करती तो शायद वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाते, जिसके कारण आज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। शरद पवार जी इस देश के किसानों के कृषि क्षेत्र में कद्दावर नेता है। वैसे ही प्रकाश सिंह बादल साहब है, एचडी देवेगौड़ा साहब है और भी बहुत सारे लोग। आप अगर इन सभी लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करते, विचार विमर्श करते, तो उसका फायदा होता कि नहीं होता। आपने शरद पवार जी की चिट्ठी के बारे में मुझे बताया कि एपीएमसी के और बदलाव के बारे में उन्होंने 2010 में चिट्ठी लिखी, जरूर लिखी, और एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसका किसी को विरोध नहीं है। मगर आपने ये बिल लाते हुए इसमें 2-3 पहलुओं पर विचार नहीं किया। पहला पहलू ये है कि भाई जैसे अभी आज जो सबसे ज्यादा जो विषय क्या आ रहा है किसानों का, पंजाब हरियाणा के किसान क्यों आज दिल्ली को घेरे हुए हैं कि उनको एमएसपी जो न्यूनतम कीमत है इसके बारे में इस एक्ट में कहीं भी खुलासा नजर नहीं आता है। ये एक्ट कानून पास होने के पश्चात आपने कहा, सरकार ने घोषणा की कि नहीं एमएसपी पे तो कोई असर होगा नहीं, हमेशा जारी रहेगा। तो अगर जारी रखना है तो एक एक्ट में अगर एक लाइन अगर आ जाती कि आज की जो प्रथा है एमएसपी की वो हमेशा जारी रहेगी, इसका कहीं भी वो एक्ट में उल्लेख नहीं। मैं प्रफुल्ल पटेल की तारीफ करूंगा, उन्होंने गोल मोल बात नहीं की, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। आज भी उन्होंने कहा वो कृषि कानून का विरोध नहीं कर रहे, कृषि सुधारों के पक्षधर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एमएसपी एक्ट में नहीं है, इसे कानून में शामिल कर लिया जाना चाहिए। लेकिन किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हर साल 22 फसलों के लिए एमएसपी तय की जाती है। अगर ऐसा कानून बन जाए जिसमें सरकार की को सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदनी पड़े, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि इस पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार की कुल रेवेन्यू 16.5 लाख करोड़ होती है। तो फिर देश की सुरक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कहां से पैसा आएगा? महाराष्ट्र में शरद पवार की सहयोगी शिवसेना है, इसकी हालत और भी अजीब है। पार्लियामेंट में कृषि कानूनों को पास कराने में इन दोनों पार्टियों ने सरकार को साइलेंट सपोर्ट किया था। लोकसभा में शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत बोले थे और मुझे याद है अरविंद सावंत ने कहा था सरकार जो बिल लाई है उसमें कुछ कंफ्यूजन है,
और कुछ सुझाव हमारे हैं। एमएसपी को लेकर सुझाव उन्होंने दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ धोखा ना हो इसके लिए सुझाव दिए थे। और जब पार्लियामेंट के बाहर आए उनसे पूछा गया कि आप सरकार के बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अरविंद सावंत ने कहा था कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे भी बुरा कहें। लेकिन अब वही शिवसेना किसानों के आंदोलन को, बंद की कॉल को पूरी तरह सपोर्ट करने का ऐलान कर चुकी है। आज अखिलेश यादव ने भी बड़ा हंगामा किया। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा निकालने का निर्देश दिया। खुद भी घर से निकले, लेकिन योगी की सरकार ने रोक दिया। अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने बार बार कहा कि कृषि क्षेत्र को सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, किसान कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये मैं आपको सुनवाऊंगा उनके शब्दों में, उनकी जबानी। लेकिन पहले आपको एक और बात बता दूं। अखिलेश यादव के पिता समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव बड़े किसान नेता हैं। 2019 में पार्लियामेंट की एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें मुलायम सिंह को कोट किया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा है मंडियों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद करने की जरूरत है। और आज इसके खिलाफ अखिलेश यादव मोर्चा निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, और वो जगह कहां है जहां पर लागत का 2 गुना किसानों को मुनाफा मिलेगा। यही तो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ऐसा कानून ले आए हैं जिससे किसानों की जमीन भी छिन जाएगी और किसान की पैदावार की भी लूट हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है और आने वाले समय में गांव-गांव जाने का समाजवादी पार्टी एक कार्यक्रम घोषित करेगी। जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो दुखी हैं। ये जो पुलिस के जवान हैं इनकी ये भी दुखी हैं, क्योंकि इनका भी वेतन कट गया और किसान की आय बढ़ नहीं पाई। तो आखिरकार सरकार अपने खजाने को ले कहां जा रही है? अब मैं आपको इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी ने कहा जो पार्टियां आज कृषि सुधारों का विरोध कर रही हैं, हंगामा कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, उन सभी पार्टियों ने कानून बनने से पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कृषि सुधारों को सपोर्ट किया था। योगी ने कहा अब राजनीतिक फायदे की उम्मीद में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उन नेताओं के बारे में एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। आज अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे, दावा किया कि सरकार किसानों के खिलाफ कानून लाई, किसान विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही, काला कानून खत्म होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि जिन कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं उन्हें किसानों के लिए खतरनाक बता रहे हैं, उन कानूनों को उनकी सरकार ने दिल्ली में लागू किया।
केजरीवाल सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को 23 नवंबर को ही नोटिफाई किया था। इसे गजट नोटिफिकेशन करके इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन अब केजरीवाल उन्हीं कानूनों को किसानों के गले में फंदा बता रहे हैं। किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। अरविंद केजरीवाल को या प्रकाश सिंह बादल को, सुखबीर बादल को क्या परेशानी है, ये भी हमको समझ लेनी चाहिए। ये दोनों पार्टियां, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बड़े चैलेंजर हैं। और जिस तरह से इस किसानों के बिल पर शुरू से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टैंड लिया, इन दोनों पार्टियों को लगा कि कहीं हम साफ ना हो जाएं। तो अकाली दल ने तो बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपना स्टैंड बदल लिया। इसीलिए आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज कांग्रेस का सियासी वजूद खत्म हो गया है, लोकसभा से लेकर नगर निगम तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचा, इसलिए उन्हें जहां भी आंदोलन दिखता है उसमें शामिल हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि सियासी दलों के नेता उनके मंच पर ना आए, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और विपक्षी दल कूद कूद कर वहां खड़े हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और एनसीपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। जिन सारे राजनीतिक दलों का मैंने जिक्र किया, जिनके बड़े बड़े नेताओं ने किसी न किसी मौके पर उन सारी बातों का समर्थन किया जो कृषि के 3 नए कानूनों में है, और आज जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो उनका तर्क होता है कि ये कानून जल्दबाजी में क्यों बने, इन कानूनों को सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं भेजा गया, राज्यसभा में बिना बहस के इन कानूनों को क्यों पास करवाया गया। मोटी बात यह कि चाहे राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, मायावती हो या शरद पवार, ये सब चुनावों में असफल रहे हैं। इन्हें मोदी को घेरने का जब जब मौका मिला, मोदी के खिलाफ सब राजनीतिक दल विरोधी इकट्ठे हो गए। एंटी मोदी मोर्चा कई बार बनाया गया, लेकिन फिर भी मोदी को हरा नहीं पाए। विधानसभा से लेकर नगर निगम तक, लोकसभा में 2-2 बार, हर जगह मोदी विरोधी मोर्चे को मात मिली है। तो फिर कभी इंटॉलरेंस के नाम पर,
कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर मोदी को मुस्लिम विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई, लेकिन ये दांव नहीं चला, फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि किसान मोदी सरकार पर भरोसा न करें, तीनों कानून वापस लाने के लिए अड़े रहें। उनके लिए मोदी को घेरना जरूरी है, किसान की भलाई से उनका कोई खास मतलब तो नहीं है। लेकिन अब किसानों को यह सोचना पड़ेगा कहीं उनके प्रदर्शन का फायदा देश के खिलाफ साजिश करने वाले तो नहीं उठा रहे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात के संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। जो लोग देश से दूर बैठे हैं, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान किसान आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान खालिस्तान के नारों को हवा दे रहा है। और यह बात किसान समझते हैं। वो कोई देश के किसी विरोधी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भी किसान संगठन है जो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं, और उन्होंने बंद की कॉल के बारे में भी ये कहा कि उसे हम सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि लोग उसका फायदा उठाएंगे। भारतीय किसान संघ ने साफ साफ कहा कि वो किसानों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि ये आरएसएस का एफिलिएटेड संगठन है, लेकिन फिलहाल किसानों के आंदोलन के साथ नहीं है क्योंकि किसानों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। इन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। किसान संघ के नेताओं का कहना है कि जिस तरह की सियासत हो रही है उससे इस बात की भी आशंका है कि आंदोलन में हिंसा हो सकती है। हम इस बंद के साथ नहीं है। यहाँ पूरा राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियाँ जैसे इसमें घुस रहे हैं, हमको उसमें एतराज़ है। इन संगठनों का जो मांग में, उसमें एक जीएम वाला मामला भी मांग में है, हम उसका सख्त खिलाफ है। और हमको अंदेशा है कि इसमें जैसे विदेश ताकत का यहाँ संपर्क आ रहा है और वो जो समर्थन या उसके अंदर घुसने का संभावना है। हमको डर भी है कि ये मंसूर जैसा हादसा ना हो, किसान को मारे न जाए, हिंसा हो सकता है। इसलिए हम इस बंद के साथ नहीं है। सारे देश के किसानों के हित में ये कानून है, उसमें 2-4 संशोधन चाहिए। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहा है, पूरे बिल को वापस लो, हम उसके पक्ष में नहीं है क्योंकि इस बिल में सारे देश को एक किसान का बाजार के हित में बनाया गया। इस बीच में किसान बिना टैक्स के बेच सके, पहली बार देश में हुआ, बिना टैक्स के बेच सके, ये प्रावधान है। इसलिए इस बिल के पक्ष में हम हैं। भारतीय किसान संघ बड़ा संगठन है, देश में जगह जगह इनकी शाखाएं हैं। अब हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसान संघ किसानों के पक्ष में सरकार के विरोध में भी खड़ा हुआ है। इसलिए किसान संघ की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। और यह बात सही है कि किसानों के प्रदर्शन को बड़े लेवल पर विदेशों से कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए कई लोग पैसा भी भेज रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, धरने पर बैठे किसान संगठनों नेता खुलकर यह बात कह रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे तमाम देशों से उन्हें मदद मिल रही है और वहां भी भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों ने, वहाँ भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कॉन्सुलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा, पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा। इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल इस आंदोलन की गूंज बजती रही। तो ये देश, ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है। हमारे किसान भाई सर्दी में बैठें, धरने पर बैठें, प्रोटेस्ट करें, उनसे सबकी सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन अगर कुछ लोग बाहर के लोगों की सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है
कि किसान भी उनका साथ नहीं देंगे। इसीलिए बलजीत सिंह की ये बात अजीब लगी। वो बता रहे थे कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के भोले भाले किसान इस बात को समझते हैं कि विदेशों जो सपोर्ट मिल रहा है, विदेशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका मकसद किसानों का समर्थन करना नहीं, भारत को बदनाम करना है। लेकिन एक बात है जिसके लिए सबको सावधान रहने की जरूरत है, वो है पाकिस्तान की एजेंसियां इस काम में पूरी ताकत से जुट गई हैं, और इसका सबूत आज लंदन में मिला। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर 3 से 4 हजार लोग जुटे। 500 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर जो लोग इंडियन हाई कमीशन के बाहर पहुंचे थे, उनमें बड़ी संख्या में खालिस्तानी थे। ये लोग पाकिस्तान की शह पर पहुंचे थे। इन लोगों ने लंदन में भारत के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, खालिस्तान के झंडे लहराए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहा। देखने में लगेगा कि आम सिख हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट भारत को एम्बेरस करने की पाकिस्तान की साजिश है। हैरान करने वाली बात है कि जब लंदन में प्रदर्शन हुआ तब वहां पाकिस्तानी मीडिया एडवांस में पहुंच गया था, पहले से मौजूद था। पाकिस्तान के भी लोग थे जो सारे इंतजाम कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में इस प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ाकर कवरेज किया गया। मौजूद हैं लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और यहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज है। ये जो मुजाहिरीन हैं, ये इंडिया में जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे निकले हैं। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो सिख कम्युनिटी के यहाँ पे अफराद मुकीम है, ओवरसीज़ कम्युनिटी, वो यहाँ पे निकल के आए हैं, जिन्होंने हाथों में खालिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं। फार्मर्स से इज़हार यकजहती के लिए बैनर उठा रखे हैं, और बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो इंडियन हुकूमत पर दबाव डाले ताकि जो किसानों के मुतालबात हैं वो मंजूर किए जा सकें। और मुतालबा कर रहे हैं बरतानवी गवर्नमेंट से कि वो अपना असर और सूख इस्तेमाल करें। इस प्रोटेस्ट में कई पाकिस्तानी शामिल हुए। तस्वीरें देखकर ये बात साबित भी हो गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल कई लोग प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते दिखाई दिए, मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस भीड़ में जो पाकिस्तानी शामिल थे, जो खालिस्तान समर्थक लोग थे, वो पाकिस्तानियों को अपने साथ आने को कहते हैं और फिर मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का अपमान करते हैं। लंदन में ऐसे प्रोटेस्ट को बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शामिल हुए। पाकिस्तान की एजेंसियां ऐसे प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग करती हैं, लोगों का इंतजाम करती हैं, पूरी प्लानिंग बनाती हैं, और ये खेल पाकिस्तान कैसे खेलता है इसका खुलासा कराची के फॉर्मर मेयर आरिफ अजाकिया ने किया। ISI की जो सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें कश्मीर और खालिस्तान को टारगेट किया जाता है, ये एक पूरा प्लानिंग से होता है। पाकिस्तान का अरबों रुपया इस पे लगता है, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ देखें, इनका एक तरीका वारदात है जो कि बड़ा फ़र्क है इंडियंस से। पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो हर पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक प्रोटेस्ट होता है ना कि इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना है, तो फोन चला जाता है हाई कमीशन से या एम्बेसी से सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को। वो अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने 2-3-4 स्टाफ जो होता है उसको गाड़ी में बिठाया, चल भाई इंडियन एम्बेसी के सामने नारे लगा रहे हैं। पैसा भी देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। ये पूरा एक प्लानिंग के साथ होता है। ये वक्त बहुत नाजुक है, मुद्दा बहुत संवेदनशील है, और हमारे किसान भाई बहुत सीधे साधे हैं। वो शायद इस साजिश को न समझ पाएं कि कौन उनकी भावनाओं को भड़काकर, उनके सपोर्ट का दिखावा करके कैसी साजिश कर रहा है। और जब पाकिस्तान ऐसी साजिश रचता है, खालिस्तान के नाम पर वो आतंकवादियों को एक्टिव करता है और इसके सबूत सामने आते हैं, तो फिर चिंता होती है और सावधान रहने की जरूरत होती है। क्योंकि साजिश सिर्फ किसानों के धरने को लेकर नहीं होगी। बात सिर्फ धरने में सपोर्ट और उसको मदद देने की नहीं होगी। किसानों के प्रदर्शन के बीच कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, उनमें घुस सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, पूरे आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं, किसानों की इतनी दिन की करी कराई मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और इस तरह की साजिश के सबूत भी मिले हैं
और ये चौंकाने वाली बात है। आज ही दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को अरेस्ट किया। इनमें से 2 पंजाब से और 3 आतंकवादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आतंकवादियों में से 2 आतंकी शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के मर्डर में शामिल हैं। गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह नाम के आतंकवादियों का लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है, जबकि कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद अयूब पठान, रियाज राथर और शबीर अहमद हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। इन सभी को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने शकरपुर इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कश्मीरी आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडल से निर्देश ले रहे थे, डायरेक्शंस ले रहे थे। ये लोग ISI के इशारे पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। ऐसे लोग जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे बलविंदर सिंह संधू जी जिनका मर्डर हुआ था अक्टूबर के महीने में, उनकी किलिंग में ये जो 2 हमने पकड़े हैं पंजाब बेस्ड, ये लोग उसमें शामिल थे। ये बेसिकली ये गैंगस्टर्स हैं और इनके पीछे लिंकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान बेस्ड ISI के जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे हैं। सिमिलरली जो कश्मीरी लोग हैं, इसमें जो 3 पकड़े गए हैं, इसमें से 2 लोगों के क्लियर कट लिंकेजेस आ रहे हैं। पर्टिकुलरली ये हिजबुल मुजाहिदीन के OGW कह सकते हैं और इनका सेटअप पाकिस्तान में और POK में जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे है। तो बेसिकली इन 2 मूवमेंट्स के बीच ग्लू का काम जो है वो ISI कर रही है, इन दोनों को लिंक करके, और 2 टेरर फंडिंग को लिंक करने की कोशिश कर रही है, इनको लिंक टेरर परसीव करने के लिए। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में खालिस्तान के विरोधी बलविंदर सिंह का मर्डर करने वाले आतंकवादी किसानों के आंदोलन के वक्त दिल्ली में क्या कर रहे थे, क्यों आए थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उन्हें दिल्ली क्यों भेजा था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है और ये हम सबको सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान या फिर खालिस्तानी आतंकवादी अपनी किसी साजिश में कामयाब हुए तो कितना नुकसान हो सकता है। मैं तो दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस की तारीफ करूंगा कि वक्त रहते आतंकवादियों को दबोच लिया। अगर छोटी सी चूक हो गई तो नुकसान बड़ा हो जाता। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। किसान सरकार का विरोध करें, प्रदर्शन करें, नाराजगी दिखाएं, उनका हक है, सब ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि सियासी पार्टियां उन्हें मोहरा न बना लें और आतंकवादी संगठन किसानों की आड़ लेकर देश के खिलाफ साजिश में कामयाब न हो। और यह बात कश्मीर के लोगों से सीखने की जरूरत है। कश्मीर आवाम कैसे अपनी जमहूरियत का, अपने हक का इस्तेमाल करके देश के दुश्मनों को जवाब दे रही है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले 15 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर से आई जमहूरियत की जीत की तस्वीरें दिखाता हूं। ऐसी तस्वीरें कश्मीर से 30 साल के बाद आ रही हैं। आज जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में हो रहे लोगों की भीड़ देखने वाली है। आज चौथे राउंड की वोटिंग हुई। जिन इलाकों में 1 साल पहले तक आतंकवादियों के डर से लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जाते थे, सिर्फ 5 से 10% पोलिंग होती थी, आज वहां 50%, 50% से ज्यादा लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आज जिन 34 सीटों के लिए वोट डाले गए, वहां करीब 51%, 51% लोगों ने वोट डाले। आज सुबह सुबह ही पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनें लग गई। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने पहुंची। जितनी लंबी लाइन पुरुषों की थी, उतनी लंबी लाइन महिलाओं की भी थी। अगर कश्मीर डिवीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा 56% पोलिंग गंगदरबल में हुई, जबकि अनंतनाग में 45 और कुपवाड़ा में 44% लोगों ने वोट डाले। हम इस वक्त कुपवाड़ा के गुलगाम C ब्लॉक में मौजूद है, जहां पर आज चौथे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर साफ तौर पर उत्साह और जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारों में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनाव प्रचार जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिला, लोग बढ़ चढ़ कर चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे थे, उसी तरह की तस्वीर जो है चौथे चरण में आज देखने को मिल रही है। कश्मीर के विभिन्न
इलाकों में आज चुनाव हो रहे हैं और वहाँ की तस्वीर भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी तस्वीर जो है कुपवारा में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है। एक तरफ से महिलाओं की लंबी लाइन है और दूसरी तरफ से बुजुर्ग और जवान जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग जो है डीडीसी चुनाव जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं किस तरह से इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चुनावों में महिलाएं न सिर्फ पूरे उत्साह से पूरे जोश के साथ वोट देने आई हैं बल्कि वो चुनाव भी लड़ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की एक महिला भी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लड़ रही है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि सोमिया सदक पीओके में पैदा हुई थी। 10 साल पहले उनकी कश्मीरी शख्स से शादी हुई और आज वो कुपवाड़ा से डीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं। सोमिया के मुताबिक उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए काफी काम किया और अब उन्हीं के कहने पर वो चुनाव के मैदान में उतरी। चुनाव में हिस्सा लेने का ये इसलिए एक था, ये मेरे अकेली का फैसला नहीं था, इसके पीछे काफ़ी बड़ी एक जिसको आप टीम कह सकते हैं वो है। मैंने फील्ड वर्क दिए बहुत दूर दूर इलाकों में जहाँ पे पहुँचना मेरे ख्याल में बहुत टफ था, लेकिन मैंने वो टाइम पीरियड देखा, मैं वहाँ पहुँची उन तक, तो मैंने देखे, मैंने खुद भी गुर्बत देखी है, महसूस भी की है। तो इसीलिए फिर उन बहनों ने जो है तो जब डीडीसी इलेक्शन का ऐलान हुआ, मेरा चुनाव किया कि आप सामने आ जाओ, हमें आप पर एतमाद है, आप हमारी बात को जो है तो आगे तक ले जाओगे और हमें आप फुल सपोर्ट करोगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीओके से आई कोई महिला चुनाव लड़ रही है। आरिफा बेगम 2018 में पंचायत का चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। आज आरिफा बेगम ने कहा उन्हें यहां आकर लोगों का प्यार मिला, सिस्टम का सपोर्ट मिला, अब वो जम्मू कश्मीर के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। पहले तो मैं यहाँ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया, इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बनी सरपंच। तो दूसरा तो हम आए 2012 में, तो आज अल्लाह का शुक्र है मुझे हो गया 8, 9, 10 साल, तो आज मैं यहाँ सरपंच हूँ। तो यहाँ के लोगों का बहुत शुक्रिया है जो इस काबिल मुझे समझा, यहाँ पे मैं बनी हूँ। दूसरा यहाँ की गवर्नमेंट भी है, हमें अपने हर तरीके से यार चलते हैं, लेकिन हमें तो ये प्रॉब्लम है वहाँ वापस जाने की, तो बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ है। तो दूसरा सरपंच लिहाज से यहाँ हम अपने तरीके से हर डेवलपमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि पीओके की महिला को हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का हक क्यों दिया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि चूंकि कश्मीर का वो हिस्सा भी हमारा ही है, वहाँ के लोग भी हमारे ही हैं, पाकिस्तान ने उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, इसलिए अपने लोगों को पाकिस्तान के जुल्म से, वहाँ की ज़्यादती से उन्हें बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। और जब वो लोग इलेक्शन में लगी हुई लाइनें देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत की कितनी वैल्यू है। जहाँ तक डीडीसी इलेक्शन का सवाल है, तो अब तक 4 फेज की वोटिंग में जिस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी, तो ये आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को करारा जवाब है। साथ ही उन लोगों को भी जवाब है जो आर्टिकल 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, जो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, जो कह रहे थे कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तो कश्मीर में जमहूरियत है और ये साबित हो गया। अब कश्मीर में इलेक्शन बड़े पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव काफी दूर है, लेकिन हिंसा का दौर थम नहीं रहा। आज सिलीगुड़ी में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जान चली गई, और ये क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। कश्मीर में आपने देखा कि चुनाव कैसे शांति से हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का दौर जारी है। आज सिलीगुड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी ने उत्तर कन्या अभियान चलाया था। उत्तर कन्या सिलीगुड़ी शहर का प्रशासनिक भवन है और उत्तर बंगाल का मिनी सचिवालय है। बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो 7 दिसंबर को उत्तर कन्या अभियान चलाएगी, और आज बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष समेत पार्टी के बड़े बड़े नेता सिलीगुड़ी पहुंच गए थे। कई रास्तों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ना शुरू किया। पुलिस तैनात थी, रास्ते बंद थे, बैरिकेडिंग थी, और जब
कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और फिर टीयर गैस के गोले दागे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गली मोहल्लों और घरों में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बीजेपी का दावा है कि पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से पुलिन राय नाम के पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई और अपने कार्यकर्ता की मौत के खिलाफ बीजेपी ने कल नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन से ममता बनर्जी काफी परेशान है, लेकिन उनकी दूसरी मुश्किल यह है कि ममता के करीबी नेता एक एक करके पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं, बगावती तेवर अपना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद आज ममता सरकार के एक और मंत्री ने मोर्चा खोला। वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने कहा, पार्टी में काम करने वालों को पीछे और चापलूसी करने वालों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो करप्ट है, जिसे जनता देखना तक पसंद नहीं करती, वैसे नेताओं को पार्टी में प्रमोट किया जा रहा है। राजीव बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है और उनकी इमेज एक ईमानदार नेता की है। आज राजीव बनर्जी के सपोर्टर्स ने कोलकाता समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में उनके जो पोस्टर लगाए, उनमें टीएमसी के चुनाव चिन्ह या ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी तो टीएमसी के ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ और नेता भी हैं जो फिलहाल इशारों में अपना विरोध जता रहे हैं। आज ममता ने शुभेंदु अधिकारी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले ईस्ट मिदनापुर में रैली की। शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था, लेकिन शुभेंदु रैली में नहीं आए। इस रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और दोनों भाई दिव्येंदु और सोमेंदु अधिकारी भी नहीं पहुंचे। शिशिर और दिव्येंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि सोमेंदु अधिकारी एमएलए हैं। इन नेताओं की गैर मौजूदगी से परेशान ममता ने रैली में कहा, जो लोग उनकी पार्टी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि टीएमसी एक ईमानदार पार्टी है। उनकी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है, जो विरोधी दल की सरकार को गिराने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है। ममता ने आज अपनी पार्टी के उन नेताओं को भी चेतावनी दी जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल हैं। ममता ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और कहा, लोग उन्हें जेल भेजने की धमकी ना दें, वो जेल जाने से डरती नहीं है। जेल में रहो नहीं घर में रहो, हम जेल में रहो ज्यादा पसंद करती हूँ कि जेल में रहने से हम आजाद बन जाएगा, हम आजादी के लिए लड़ेंगे। लेकिन हम खाली टाका बचाने के लिए और रुपया बचाने के लिए हम तुम्हारा साथ दोस्ती नहीं करेगा तो अब तो हम गद्दार बन जाएगा। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी का इतना दबदबा था कि पार्टी में ममता के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन चुनाव से पहले अगर ममता की सरकार के मंत्री ये कहे कि पार्टी में ममता करप्ट लोगों को बढ़ावा दे रही है, तो इसका नुकसान ममता को होगा। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ये वो नेता है जिनका जनाधार है। ऐसे नेता भले बीजेपी के साथ न जाएं, लेकिन अगर वो ममता का साथ छोड़ते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और इसका फायदा बीजेपी को होगा। और ऐसे नेता पार्टी तभी छोड़ते हैं जब उन्हें हवा का रुख बदला हुआ दिखाई देता हो। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज 2 अच्छी खबरें आई। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन इसी महीने इमरजेंसी यूज के लिए आ सकती है और भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी है। इसकी डिटेल्स ब्रेक के बाद। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज 2 अच्छी खबरें आई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आज कहा कि इस साल के आखिर तक 3 हफ्ते के भीतर भारत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। पूनावाला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वायदे के मुताबिक साल खत्म होने से पहले कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने परमिशन मांगी है और ये वैक्सीन बहुत से लोगों की जान बचाएगी। उन्होंने पूरे प्रोसेस में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी अच्छी खबर यह कि भारत बायोटेक ने भी इस ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया से अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की परमिशन मांगी है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आज ये अप्लाई किया है और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब लगता है देश को कोरोना वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में
कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर अगले 3 हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी तो वाकई में बड़ी बात होगी। कम से कम नए साल में इंसानियत पर आई इस मुसीबत से छुटकारे का रास्ता मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सावधान रहना है, मास्क जरूर लगाना है, दूरी बनाए रखनी है। और अब आज की स्पेशल रिपोर्ट। मैंने आपको किसान आंदोलन को लेकर देश में हो रही सियासत की पूरी डिटेल्स दिखाई। पाकिस्तान में किसान आंदोलन की कितनी चर्चा हो रही है इसका जिक्र भी किया। लेकिन वहां टीवी पर किसान आंदोलन क्यों दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है, कितना दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान कैसे इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्पेशल रिपोर्ट। इसके लिए चलते हैं सौरभ शर्मा के पास।